तो 3 वर्ड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक काम करते हैं, एक नया पेज बनाते हैं। क्या क्या वर्ड बोले हैं एक बार याद कराइएगा। रेस कंडीशन क्या होता है, यही ना? जी, और क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? रेस कंडीशन से पहले आपका आता है एग्जैक्ट क्रिटिकल सेक्शन। चलिए, क्रिटिकल सेक्शन पहले समझना होता है। और और फिर एक उसके और बाद तीसरा क्या एक बोले और थे? था, फिलोसफर प्रॉब्लम। अच्छा, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। हाँ, उस पर बात करेंगे। उससे पहले एक जी, ठो कुछ और था, तीसरा वर्ड अभी लिखे थे। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है? ये उसके बाद एक और है। क्या था? हाँ, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग शायद ये होता है कि एक बार मल्टी कितने प्रोग्राम सीपीयू पे आ सकते हैं, कैसे यही है। ये छोटा सा वर्ड है, रुक जाइए, इसको हम क्लियर कराई के बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ना बस वो बताता है कि एक साथ सीपीयू पे कितने प्रोग्राम, सॉरी मेमोरी में कितने प्रोग्राम रह सकते हैं। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इन ओएस। तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रोग्राम और प्रोग्राम दैट कैन रिसाइड इन मेन मेमोरी एट अ गिवन टाइम। हाँ, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यही है कि एक बार में किसी भी टाइम पे मेन मेमोरी में मैक्सिमम कितने प्रोग्राम हो सकता है। आई गेस मेरे कंप्यूटर का डिग्री मान लीजिए वही 250-300 होगा कि एक साथ 250-300 प्रोसेसेस को ये हैंडल कर सकता है। आप लोग अगर यहाँ परफॉर्मेंस में गए, परफॉर्मेंस नहीं है, कहाँ है वे? हाँ, यही परफॉर्मेंस वाले टैब में जाके दिखेगा कि कितना प्रोसेस हैंडल कर रहा है। तो कहाँ गया मैं? प्रोसेस, ये सीपीयू वाले पे क्लिक करेंगे तो बताएगा लगभग 300 प्रोसेसेस ये हैंडल कर रहा है, 250-300। क्या ये बात समझ में आया? तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बस इतना ही है कि एक बार में एट अ गिवन टाइम मेन मेमोरी में कितना ज्यादा प्रोग्राम्स रह सकता है, ठीक है। काउंट ऑफ एक्टिव प्रोसेसेस इन प्राइमरी मेमोरी, ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, मल्टी प्रोग्रामिंग समझते हैं ना? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मेन मेमोरी में एक साथ बहुत सारा प्रोग्राम रखा रहता है। सीपीयू थोड़ा थोड़ा सबको सबको सबका काम थोड़ा थोड़ा करते रहता है, ठीक है। ऐसा गुड क्वेश्चन पूछा करो नेक्स्ट सेमेस्टर से, तो कम से कम आप लोग ऐसा पूछना शुरू ही कीजिए। तो ये वाला क्लियर है ना, अनिस जी, बाबू? क्लियर। गुड। अगर आप ऐसे पढ़ें तो आपका कुछ फ्यूचर है, और बाकी लोग जो सिर्फ एग्जाम के लिए रटते हैं, बहुत मुश्किल है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्लियर हो गया, इसमें टिक मारो, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी सबका पता चल गया डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कम रैम का कंप्यूटर होगा जिस पर 2 ही GB रैम है, तो उसका डिग्री कम होगा। और 16 GB रैम वाला कंप्यूटर होगा तो उसका डिग्री ज्यादा होगा। अब बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन और ये डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, ऐसे लिख देते हैं डीपीपी, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। तो होता क्या है कि आपका कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है, या प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? समझ गया, समझ। 4, 5, 6, 8, 9, 10। अब इसमें ना 10 लाइन इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि 10 लाइन का इंस्ट्रक्शन, 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। और होगा क्या कि इसी सेम, चलिए इसको एक थ्रेड मान लेते हैं, ठीक है। आप थ्रेड के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक थ्रेड है, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि ये कोई प्रोग्राम है जिसमें ना अलग अलग स्टेप्स हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेप्स हैं, बहुत सारा काम लिखा हुआ है, ये काम वो काम ये काम वो काम ये काम वो काम। अब अगर दो लोग ये सारा स्टेप्स एक साथ फॉलो करना शुरू कर दें, क्या ये बात समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। मान लीजिए आपके घर में दो लोग हैं और सब लोग अपना सुबह से सारा काम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि सुबह से उठे, ब्रश किए, ठीक है। मतलब आप समझिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बट कुछ काम ऐसा है जो सब लोग एक साथ नहीं कर सकते, जैसे वॉशरूम सब लोग एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं। इज दैट पॉसिबल? वो एक बार में कोई एक ही आदमी यूज कर सकता है। सब लोग भले ही अपना काम पैरेलल कर सकता है, बट कुछ रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। क्या ये बात समझ में आया? अरे कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जैसे कि ऐसा समझिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो आपके पास सबके लिए अपना अपना प्लेट, चम्मच है, टेबल है, कुर्सी है, बैठने का है, सब कुछ है। आप लोग खा सब कुछ सब लोग एक साथ सकते हैं। बट जब
ऐसा होता है ना, ऐसा वॉश बेसिन के पास जाते हैं हम लोग हाथ धोने, तो वहां पे भी लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, एक या दो नल लगा होता है, तो वहां पे हम लोग को वेट करना पड़ता है। अगर उस एरिया में एक बार में 4 आदमी लड़ पड़े कि नहीं हम पानी पहले लेंगे, हम पहले हाथ धोंगे, तो आपको नहीं लगता नल वल टूट जाएगा, मारपीट हो जाएगा? इजंट इट पॉसिबल? तो पूरे रेस्टोरेंट में जो लंच करने का फंडा है, ठीक है, लंच करने का जो फंडा है, इसमें ये हाथ धोने वाला पार्ट क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है। मतलब यहाँ पे रिसोर्सेस लिमिटेड है, और यहाँ पे जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, म्यूचुअल म्यूचुअल क्या बोलते हैं इसको यार, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे हम थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिए थे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसका सॉल्यूशन है। आप इसके बाद थर्ड टर्म यह याद रखेंगे। अब देखिए, क्रिटिकल सेक्शन क्या था, वो सेक्शन जहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, कम है। और रेस कंडीशन क्या होता है, रेस कंडीशन यही है कि बहुत सारे लोग उस सेम रिसोर्स को यूज करना चाह रहे हैं। जैसे नल पे ही अगर 4 लोग एक साथ उस पे यूज करने की कोशिश करेगा तो टूटने वाली बात है। तो उसी को बोलते हैं रेस कंडीशन, कि बहुत सारे प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स को बहुत मतलब के लिए झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि हमको ये रिसोर्स चाहिए, हमको नल चाहिए। और एमई क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूशन, इसी का सॉल्यूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूशन यही बोलता है कि एक बार में इस काम को करने के लिए एक ही प्रोसेस को परमिशन मिलेगा। क्या ये बात समझ में आया? मतलब एक बार में एक ही इंसान, और सब जगह भले ही 2-2 3-3 लोग आइए, टेबल पे एक साथ 2 लोग बैठ जाइए, खाना एक साथ बहुत लोग खा सकते हैं, बट हाथ धोने की बारी आएगी तो क्या होगा, एक बार में एक ही पर्सन हाथ धो सकता है। इज दैट क्लियर है? क्रिटिकल सेक्शन आता कहाँ है, जब कोई बड़ा सा प्रोग्राम होता है उसमें कोई छोटा सा सेक्शन ऐसा जरूर होता है जिसको ज्यादा लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं, और अगर ज्यादा लोग एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज योर रेस कंडीशन। और उस रेस कंडीशन का सॉल्यूशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूशन, कि म्यूचुअली उस स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया को एक बार में एक ही लोग एग्जीक्यूट करें, या फिर एक बार में एक ही पर्सन वो काम करे। समझ में आया? रियल वर्ल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जब भी ऐसा होता है कि मान लीजिए एक प्रोसेस है, ठीक है, बताते हैं कब होता है। जब भी एक मान लीजिए मल्टीपल प्रोसेसेस है, P1, P2, P3, सब लोग क्या चाहते हैं, एक शेयर्ड डेटा को यूज करना चाहते हैं। आप शेयर्ड रिसोर्स मान लीजिए या शेयर्ड डेटा मान लीजिए, अभी के लिए मानते हैं काउंट वेरिएबल है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आया? मेरा ना एक स्क्रीन टाइम एससी टाइम काउंट वेरिएबल है मेरे कंप्यूटर पे, जो कि ये बताता है कि स्क्रीन टाइम क्या हो रहा है मेरे कंप्यूटर पे, कौन ऐप कितना मतलब टाइम ले रहा है। क्या ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा ना, कि ये जो स्क्रीन टाइम का टोटल है, मतलब स्क्रीन टाइम का जो टोटल है, आप ऐसा समझिए कि हर सॉफ्टवेयर जो थोड़ी देर चलता है, या फिर ऐसा समझ लीजिए, इसको कुछ और वेरिएबल बना सकते हैं, क्या नाम दे दें इसको, अब बस ऐसे ही समझिए काउंट वेरिएबल है, ठीक है। कोई काउंटिंग है जो हर थोड़ी देर में हर प्रोसेस मॉडिफाई करता है। हो सकता है ये वाला काउंट 100 को बदल के क्या कर देता है, 101 या फिर 105, ऐसा मॉडिफाई कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया? 3 लोग इसको कभी जो भी ओल्ड वैल्यू है उसमें अपडेट करते हैं। क्या ये बात समझ में आया? जस्ट इमेजिन कि 3 वेरिएबल्स हैं, और जो तीनों सॉरी 3 प्रोसेसेस हैं, और तीनों ये सिंगल वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करने का ट्राई करते हैं। आप लोग को एक अंदर की बात बताते हैं, आप लोग देखे भी होंगे वीडियो में, अनीश देखा होगा। जब भी आप लिखते हैं x इक्वल टू 10 और आप x प्लस प्लस लिखते हैं, तो आपको पता है ये कैसे होता है। x प्लस प्लस इन रियलिटी ऐसा होता है कि ये लोग पहले x प्लस 1 को एक टेम्प वेरिएबल में होल्ड कराते हैं, ठीक है, टेम्प में x प्लस 1 को होल्ड कराते हैं, और फिर जाके उस x में टेम्प को रखते हैं। इंटरनली सीपीयू ऐसे ही काम करता है, ऐसा नहीं वो बाइनरी जीरो को फ्लिप कर दिया, आगे बढ़ा दिया, ऐसे काम करता है। x प्लस 1 को टेम्प में होल्ड करता है। फिर अब ये जो है ना, ये है 2 लाइन का काम, ये 2 लाइन का काम है। मतलब सीपीयू के लिए ये दूसरा ये एक स्टेप है, ये 2 स्टेप है। अब होता क्या है कि अगर 2 लोग 2 प्रोसेसेस सेम ही जगह पे ये दोनों चीज कराना चाहेंगे, तो मान लीजिए पहला वाला क्या है, x प्लस 1,
यानी कि पहले अगर मान लीजिए 10 है, इंक्रीज। थोड़ा ध्यान सुनिएगा समझ में आ जाएगा। P1 है और P2 है, ऐसा समझिए हर थोड़ी देर में ये दोनों x प्लस प्लस करने की कोशिश कर रहा है। दोनों के पास कोड क्या है, x प्लस प्लस करना है, ये भी चाहता है x प्लस प्लस करना है। ठीक है, इसको भी x प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन चलाना है और इसको भी x प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन चलाना है। दिक्कत ये है कि ये दोनों ना मतलब दो लाइन का स्टेटमेंट है। भले ही आपको x प्लस प्लस एक लाइन का दिखता है, बट रियलिटी x प्लस वन को टेम्प में रखा जाता है और फिर टेम्प का वैल्यू x में कॉपी किया जाता है। तो मान लीजिए पहला वाला पहले क्या करेगा, 10 देखा तो पहला वाला टेम्प की वैल्यू क्या मानेगा, क्या मानेगा, 10 मानेगा। 11। ऐसा टेम्प की वैल्यू 11 मानेगा ना, और ये क्या कर देगा, अपडेट होने के बाद हाँ अभी यहाँ पे अपडेट नहीं किया, ऐसा समझिए सिर्फ ये x प्लस वन को अपने टेम्प में लिया। ठीक है, टेम्प में ये x प्लस वन को ले लिया, बट ये टेम्प को अपडेट मतलब सॉरी यहाँ पे ये अपडेट नहीं किया। क्लियर। और उसी बीच P2 आ गया इसको मॉडिफाई करने। P2 भी बोल रहा है कि हम भी सेम काम करना चाहते हैं, तो P2 क्या कर दिया, P2 भी इमेजिन कर लिया कि टेम्प इक्वल टू क्या होगा, 11। ठीक है, P2 भी बोला कि एक काम करते हैं, ये जो करंट वैल्यू है उससे एक स्टेप बढ़ाना ही है ना, तो ये नेक्स्ट वैल्यू 11 इमेजिन कर लिया। और उसी बीच ये आके बोला कि हाँ हाँ मेरा दूसरा लाइन बचा हुआ था, इसको एग्जीक्यूट करो, यानी कि x की वैल्यू को ये 11 कर दिया। ये भी बोला हाँ हाँ मेरा दूसरा बचा हुआ था, और ये भी x की वैल्यू को 11 कर दिया। तो आप यहाँ पे लॉजिकली देख रहे हैं, होना ये चाहिए था कि ये x प्लस प्लस किया था तो 11 होता, और ये x प्लस प्लस इसका पूरा बाद में चलता तो क्या होता, 12 होता। मतलब फाइनल रिजल्ट 12 होना चाहिए था, जो कि फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, 11 ही रह गया। क्या ये बात समझ में आया? अरे इसको कुछ ऐसा समझिए, किसी बॉक्स में 10 रुपए था, एक आदमी 1 रुपया डाला और दूसरा आदमी भी 1 रुपया डाला और रियलिटी में 11 रुपया हुआ। तो आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा डेटा इनकंसिस्टेंसी है, झोलमाल है? ऐसा झोलझाल लग रहा है कि नहीं? मान लीजिए किसी बैग में पहले से 10 रुपया है, आप आके 1 रुपया डाले, हम भी 1 रुपया ऐड करें और उसमें 11 ही रुपया हो, तो ये झोलमाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह से रेस कंडीशन है, क्योंकि दोनों लोग एक साथ इसको इंक्रीमेंट, ऐसा कुछ समझिए कि बोर्ड पे क्या है, कहीं 10 लिखा हुआ है, अब दो लोग उसको एक साथ मिटा के लिखने की कोशिश करेंगे, तो मतलब दो लोग एक साथ उसको बढ़ाने की कोशिश, मान लीजिए हम 10 को ऐसे 11 करना चाहते हैं और आप भी ऐसा उसी टाइम बस उसको 11 करना चाहें, तो ये दिक्कत हो सकता है। क्या ये बात समझ में आया? इसलिए बेटर है कि जब भी किसी सिंगल वेरिएबल को मॉडिफाई करना है तो वो पैरेलली वो काम ना हो, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ उसको ना करें, एक बार में एक प्रोसेस मॉडिफाई करे फिर दूसरा उसके बाद। कितने लोगों को बात समझ में आया, रेज योर हैंड। अनीश, अनुष्का, और कोई? बाकी लोग से हमको उम्मीद भी थोड़ा कम ही है। तो क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन है जहां पे शेयर्ड रिसोर्स यूज हो रहा है। रेस कंडीशन उसको बोलते हैं जहां शेयर्ड रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और म्यूचुअल एक्सक्लूशन ये है, एक तरह से इसका सॉल्यूशन है कि रेस कंडीशन ना आए। रेस कंडीशन मतलब झगड़ा। क्या ये बात समझ में आया? क्रिटिकल सेक्शन मतलब आपके कोड का वो एरिया जहां आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, या फिर आप एक बार में लिमिटेड लोगों को ही वो काम करने दे सकते हैं। रेस कंडीशन वो होता है कि जबरदस्ती बहुत सारे लोग वहां पे बेचैन हो जाए। तो जबरदस्ती बेचैन ना हो इसलिए हम लोग एक रूल बनाते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और इसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग सॉल्यूशन है। क्या क्या था? एक तो सीमाफोर था और एक मॉनिटर था, यही दोनों है ना। सेमाफोर वेरिएबल्स जी। बनाते हैं जो वेट एंड सिग्नल करता है कि पहला प्रोसेस वेट लगा देता है, और जब तक वो सिग्नल नहीं करता दूसरा प्रोसेस को वो मौका नहीं मिलता है। सेम वे में मॉनिटर भी काम करता है सिमिलरली। उसका भी काम वही है कि एक बार में एक ही प्रोसेस को हैंडल कर पाए। ठीक है। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम जो है वो इस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से बहुत बाहर है, तो इसको हम यहाँ रखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको डेडलॉक के बारे में बताएंगे। अनी से याद रखिएगा, पहले डेडलॉक करना है, और डेडलॉक में ही डेडलॉक का एक एग्जांपल है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, और उसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्रिटिकल सेक्शन, रेस कंडीशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये सब कुछ आपका कंबाइन मिलकर बनाता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वो तरीका है जिसमें आप ये इंश्योर करते हैं कि मल्टीपल
प्रोसेसेस पैरेलली चलते हुए मतलब पैरेलली चलते हुए कोई भी इनकंसिस्टेंसी ना क्रिएट करें और पैरेलल एग्जीक्यूशन करते हुए भी डेटा को कंसिस्टेंट रखें, या फिर कोई भी रिसोर्स मतलब क्या बोलते हैं रिसोर्स मिस हैंडलिंग ना हो, कोई डेडलॉक ना आए। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। क्या ये बात समझ में आया? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हम लोग बहुत सारा चीज करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें रेस कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग इंश्योर करते हैं रेस कंडीशन को आइडेंटिफाई करके या क्रिटिकल सेक्शन को कि म्यूचुअल वो जो भी क्रिटिकल सेक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में काम करे। समझ में आया? सेकंड सेमेस्टर वाले को लग रहा होगा हम्बा हम बड़म्बा क्या हो रहा है, क्योंकि आप बहुत आगे से देख रहे हैं, घबराई मत, इसे बहुत इजी चीज है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्रिटिकल सेक्शन कोड का वो सेक्शन जिसमें एक बार में ज्यादा लोग नहीं जिसको यूज कर सकते हैं। रेस कंडीशन जब ज्यादा लोग यूज करने पहुंच जाते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन रेस कंडीशन को सॉल्व करने का क्या है सॉल्यूशन। समझ में आया? एक बार बताइए तो अनीस क्या समझे, हम भी चेक करें आप सब झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि सही में समझ गए हैं। कौन सा? तीनों बताइए एक एक करके। क्रिटिकल सेक्शन ये होता है, मतलब बताता है कि कौन कौन सा, मतलब जो मेरा रिसोर्सेज है वो सब के लिए सेम, मतलब वो रिसोर्सेज। कौन बोला? और रेस कंडीशन में ये होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज एक ही होता है, बट उसके यूजेज जो होते हैं वो मल्टीपल करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक रिसोर्सेज है, उसको अगर अपडेट कर रहे हैं दो लोग के द्वारा, तो जो मेरा आउटपुट होगा या रिजल्ट आएगा वो दोनों में डिफरेंट आएगा। जैसे अगर एक बार प्लस कर रहा है और एक बार माइनस कर रहा है, तो अगर वो उसमें रेस कंडीशन लगा होगा तो दोनों में डिफरेंट वो आएगा, वैल्यू आएगा। इसका एक प्रोफेशनल आप थोड़ा सा मतलब परफेक्शन का जरूरत है। हम बता रहे हैं, देखिए क्रिटिकल सेक्शन आपके लंबे कोड में वो सेक्शन ऑफ कोड है। जैसे हो सकता है आप एक सिंगल आई प्लस प्लस कर रहे हैं, या फिर एक सिंगल लाइन ऑफ कोड या दो तीन लाइन ऑफ कोड, ऐसा हो सकता है कि क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन जनरली क्या क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे कि हर प्रोसेस प्रिंटर एक्सेस कर रहा है, या फिर हर प्रोसेस एक सेम फाइल को ओपन करना चाह रहा है, वो भी इम्पॉसिबल है। अगर सारे प्रोसेस एक ही फाइल में रीड या राइट करना चाहेंगे एक ही टाइम पे तो मारपीट हो जाएगा ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस नहीं करने देगा। या फिर सब लोग एक ही डेटा वेरिएबल को शेयर डेटा वेरिएबल को यूज कर और मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब क्या है दिक्कत है। समझ में आया? अभी देखिए क्रिटिकल सेक्शन क्या है, ध्यान समझिएगा। क्रिटिकल सेक्शन इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर अ प्रोसेस और थ्रेड एक्सेसेस शेयर्ड रिसोर्स और शेयर्ड डेटा। मतलब वैसा सेक्शन है आपके कोड का जहां पे मल्टीपल प्रोसेसेस क्या कर रहे हैं, सेम शेयर्ड डेटा को या शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आया? जैसे उसके साथ हम बताते हैं काउंट नाम के वेरिएबल को दो दो प्रोसेस क्या कर रहे हैं मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पे भी आपके कोड में काउंट प्लस प्लस लिखा है वो आपका क्या है एक्चुअल में क्रिटिकल सेक्शन है। क्या ये बात समझ में आया? आपके कोड में मतलब दोनों प्रोसेस के कोड में जहां पे भी काउंट प्लस प्लस लिखा है उस सेक्शन ऑफ कोड को हम लोग क्या बोलेंगे क्रिटिकल सेक्शन। क्या ये बात क्लियर हुआ? उस सेक्शन ऑफ कोड को हम लोग क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। तो ओनली वन प्रोसेस शुड एग्जीक्यूट इट एट अ टाइम टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग को ये इंश्योर करना होता है कि एक बार में एक ही प्रोसेस इस एरिया को एग्जीक्यूट करे। तो एग्जांपल क्या है, टू थ्रेड्स अपडेटिंग द सेम बैंक बैलेंस, यानी दो थ्रेड्स सेम बैंक बैलेंस को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो थ्रेड है आपके बैंक अकाउंट में, बहुत सारा लोग बहुत सारा डोनेशन जल्दी जल्दी दे रहा है, तो उस कंडीशन में अगर दो थ्रेड्स आपके बैंक के बैलेंस को एक साथ मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे क्या हो सकता है मारपीट या झगड़ा हो जा सकता है। क्या ये बात समझ में आया? वही वो प्लस प्लस वाला लॉजिक कि उसको लग रहा है कि हम इंक्रीमेंट कर दिए, बट चूंकि वो आधा इंक्रीमेंट किया
उसी बीच दूसरा भी आ गया और वो भी उसी ओल्ड वैल्यू के हिसाब से इंक्रीमेंट लगा रहा है। फिर आता है रेस कंडीशन। तो रेस कंडीशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर प्रोसेस और थ्रेड्स एक्सेस शेयर डेटा साइमल्टेनियसली, मतलब शेयर डेटा को साइमल्टेनियसली एक्सेस या मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं दो लोग। एंड द फाइनल रिजल्ट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ टाइमिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। अब फाइनल रिजल्ट कब किस बात पर डिपेंड करता है कि कौन पहले एग्जीक्यूट हुआ। क्या ये बात समझ आए? टू थ्रेड्स अपडेट अ काउंटर एट द सेम टाइम कॉजिंग द इनकरेक्ट फाइनल वैल्यू। क्या ये बात समझ आई? रेस कंडीशन वैसा कंडीशन है जब दो लोग एक साथ किसी चीज पे कुछ काम कर देते हैं तो पक्का चांसेस हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ डेटा इनकंसिस्टेंसी या गड़बड़ी होगा। क्या ये बात समझ में आया? देखिए, क्रिटिकल सेक्शन ऐसा समझिए कि आपके प्रोग्राम का कोई पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। और रेस कंडीशन क्या है? रेस कंडीशन कोई इवेंट है या कोई घटना है जो तब होता है जब दो लोग एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाए। ये भी आप बोल सकते हैं कि आपके क्रिटिकल सेक्शन में एक साथ दो प्रोसेस या दो थ्रेड घुस जाएं, तो इसको भी एक तरह से बोलते हैं कि रेस कंडीशन हो गया। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अ मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स ओनली वन प्रोसेस और थ्रेड एट अ टाइम कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? देखिए, ऐसा समझिए, क्रिटिकल सेक्शन क्या है? क्रिटिकल सेक्शन क्या है? आपका एक मतलब आप बोल सकते हैं क्या, एक कोई घर मान के चलिए, ठीक है। उस घर में अगर दो लोग एक साथ घुस जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा? रेस कंडीशन। और उस घर में दो लोग ना घुसे, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जो हम लोग मेंटेन करते हैं यूजिंग अ म्यूटेक्स और लॉग, या फिर यूजिंग सीमाफोर एंड मॉनिटर्स टू इंप्लीमेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या ये तीनों वर्ड क्लियर हुआ? आशीष क्या नाम है, अनीश, आजीज बाबू को भी क्लियर हुआ ही रहा होगा। देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर जेन्युइनली समझना चाहे ना तो इसको दिल से समझिएगा, बहुत आगे तक ये सब सब्जेक्ट्स काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अब अनीस, क्या पढ़े हैं? डेडलॉक बताना है ना, और डीपीपी। डेडलॉक और डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, ये वाला नोट्स दे देंगे ना आप लोगों को? ये 3 लाइन का है, कम से कम इतना तो याद रहेगा ना। क्रिटिकल सेक्शन क्या है, रेस कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, एंड साथ में 3 ही तो है। अभी हम 3 डेफिनेशन बताए हैं, इसमें से तीनों का यूज आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को समझाने में यूज कर सकते हैं। कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में मेन काम हम लोग का ये होता है कि हम लोग क्रिटिकल सेक्शंस को मैनेज करते हैं अपने कोड के, ताकि वहां पे रेस कंडीशन क्रिएट ना हो। और रेस कंडीशन कैसे क्रिएट नहीं होगा? हम लोग को म्यूचुअल एक्सक्लूजन मेंटेन करना होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब मेरे क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में एक ही प्रोसेस एंटर कर पाए, इसी चीज को बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या ये बात समझ में आई मित्र? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? अपने कोड के क्रिटिकल सेक्शन को मैनेज करते हैं अच्छे से, ताकि उसमें रेस कंडीशन न आए। और रेस कंडीशन न आए इसके लिए हम क्या करते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करवाते हैं। मतलब हम लोग ये ट्राई करते हैं कि वो एरिया म्यूचुअली एग्जीक्यूट हो। मतलब म्यूचुअली एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि एक बार में एक ही प्रोसेस उस एरिया में काम करे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में भी लिखा है ना, डेडलॉक, क्वेश्चन में से ही बता देते हैं। कुछ लोग ये पीडीएफ पढ़ेंगे भी, ले भी जाएंगे, तो उस हिसाब से इसी में से बताना ठीक रहेगा। ये सब क्या है? अच्छा, अभी सीमाफोर एंड मॉनिटर है शायद इसके पीछे क्वेश्चन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सीमाफोर और मॉनिटर बताइए। अभी आएंगे इस पे, ठीक है। मतलब इसके लिए एनर्जी बचा के रखिएगा। डेडलॉक ज्यादा इजी है तो ये वाला पहले समझा देते हैं। तो डेडलॉक क्या है कि A deadlock is a situation in which two or more processes are छोड़ो इसको बताओ। मान लीजिए हमको खाना खाने के लिए प्लेट और चम्मच चाहिए, ठीक है। हमको खाना खाने के लिए प्लेट भी चाहिए और चम्मच भी चाहिए।
मेरे साथ अनीस बैठा है सामने का टेबल पे, उसको भी प्लेट चाहिए और उसको भी चम्मच चाहिए। क्या ये कहानी समझ में आया? देखिए, है क्या मामला कि एक तरफ अनीस बैठा है और एक तरफ हम बैठे हैं। हम लिख देते हैं अपने आप को HRS, ठीक है। तो अनीस और हर्षित, अनीस को भी प्लेट चाहिए, सॉरी प्लेट चाहिए, और मान लीजिए ये चम्मच है, ठीक है। प्लेट चम्मच दो चीजें हैं। अब हमको खाना खाने के लिए भी प्लेट चम्मच चाहिए, अनीस को भी खाना खाने के लिए चाहिए। मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेट इसको दे दे, या फिर ऐसा समझे किसी तरह से ये प्लेट ले ले और ये क्या ले ले, चम्मच ले ले, और दोनों ये चीज लेके बैठ गया। क्या हर्षित सिर्फ प्लेट से खाना खा सकता है बिना चम्मच के? अब आप बोलेंगे खा सकता है, बट ऐसा समझिए जिद्दी है, मतलब ये थोड़ा सा कुछ ऐसा चीज है, खीर खाना है कि चाहिए ही चाहिए चम्मच। आप ऐसा समझिए कि हर्षित को खाना खाने के लिए प्लेट और चम्मच दोनों चाहिए, लेकिन जब हर्षित इससे चम्मच मांगेगा तो ये बोलेगा नहीं हम चम्मच नहीं देंगे, तो हमको प्लेट दे दो, तो हम खाना खा लेंगे, फिर हम दोनों दे देंगे। क्या ये बात समझ में आया? और यही झगड़ा है डेडलॉक। खा सकता है हाथ से भी भाई, बट यही झगड़ा क्या है, डेडलॉक है, कि हम एक प्रोसेस है, ठीक है, और हमको अपना काम कंप्लीट करने के लिए दो रिसोर्सेज चाहिए, प्लेट या चम्मच, दो चीजें चाहिए हमको अपना काम कंप्लीट करने के लिए, जबकि हमको एक ही मिला है, जबकि हमको एक ही मिला है और दूसरे का हम वेट कर रहे हैं। हम अपना काम क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं? हम अपना खाना इसलिए नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं क्योंकि हमको दोनों जरूरी चीजें नहीं मिली हैं, ठीक है। अब सामने हमको जो चीज चाहिए ना, हमको जो चीज चाहिए उसके इंतजार में कोई, मतलब सॉरी, वो किसी और के पास है, ठीक है। ऐसा समझिए हमको जो चीज चाहिए चम्मच, वो किसी और के पास है, अनीस के पास है। अब अनीस भी इनडायरेक्टली मेरे ही इंतजार में बैठा है। क्या ये बात समझ में आया? इसको कुछ है समझिए, हम अनीस से चम्मच के इंतजार में बैठे हैं और अनीस हमारा वाला प्लेट के इंतजार में बैठा है। आपको लगता है ये लूप कभी खत्म होगा? अरे, ना अनीस चम्मच छोड़ने को तैयार है, ना हम प्लेट छोड़ने को तैयार हैं। क्या दोनों का भी खाना कब खा पाएगा? क्या ये डेडलॉक समझ में आ गया क्या होता है सबको? ऐसा समझिए आपको कोई जी। काम करने के लिए दो चीजें चाहिए, जिसमें से एक आपके पास ऑलरेडी है, दूसरा किसी और के पास है। अच्छा, उसको भी वो काम करने के लिए दो चीजें चाहिए, जिसमें कि एक उसके पास ऑलरेडी है और दूसरा जिसको उसको जो चीज चाहिए वो आप रखे हुए हैं। इट्स रियली अ बिग प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं डेडलॉक। कि आप अब डेफिनेशन से समझिए कि बाबा, अंगना पे बाबा, दुआरे पे माँ, कैसे आई पूरी तुम्हारे घर माँ। हाँ, तो डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे टू और मोर प्रोसेस आर परमानेंटली ब्लॉक बिकॉज ईच प्रोसेस इज वेटिंग फॉर रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस। क्या ये बात समझ में आया? डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है या फिर ऐसा समस्या है जिसमें दो लोग, दो प्रोसेसेस परमानेंटली ब्लॉक होते हैं, क्योंकि वो उस चीज का इंतजार कर रहे हैं जो एक दूसरे का दोनों ले रखे हैं, ठीक है। बिकॉज ईच प्रोसेस इज वेटिंग फॉर रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस, मतलब हर प्रोसेस उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कोई दूसरा प्रोसेस लेके बैठा है। In a deadlock, none of the process can proceed and the system comes to standstill। मतलब डेडलॉक में क्या होता है, कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता है या कोई प्रोसेस रन नहीं हो सकता और सिस्टम एक स्टैंड स्टिल में आ जाता है, यानी यथा स्थिति में बस ठप हो जाता है। आप कभी कभी नोटिस किए होंगे कोई भी प्रोग्राम अचानक से ठप हो जाता है, कुछ करता ही नहीं, तो जबरदस्ती ऑपरेटिंग। अब यहाँ पे इस केस में आपको बताते हैं क्या होता है। दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। जब भी देखिए, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि हर्षित बिना चम्मच का नहीं खा रहा है और ये बिना प्लेट का नहीं खा रहा है और दोनों एक दूसरे के इंतजार में बैठ के मुंह ताक रहा है, तो रेस्टोरेंट में इसे 10 साल भी बैठा रहेगा मामला नहीं होगा। तो इसका दो सॉल्यूशन है। पहला कि या तो एक्स्ट्रा रिसोर्स ऐड किया जाए। डेडलॉक का सॉल्यूशन याद रखिएगा, या तो रिसोर्स ऐड करो, ठीक है, या फिर होता है कि आप फोर्सली, इसको क्या बोलते हैं यार, वर्ड हमको दिमाग में नहीं आ रहा, फोर्सफुली किसी एक से रिसोर्स ले प्रीएम्प्ट लिया जाए। करना। क्या होता है? प्रीएम्प्ट करना मतलब फोर्सली लेना। हाँ, फोर्सली प्रीएम्प्ट करना।
तो पहला तो सॉल्यूशन है कि एक एक्स्ट्रा प्लेट अगर कहीं से जुगाड़ हो जाए तो अनीस को दे दें, ताकि अनीस खाना खा लेगा तो वो चम्मच फ्री कर देगा, फिर हम हर्षित को दे देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक एक्स्ट्रा चम्मच कहीं से जुगाड़ हो जाए तो हम हर्षित को दे देंगे, तो ये हर्षित खाना खा लेगा और फिर प्लेट फ्री हो जाएगा, तो इधर अनीस को भी बाद में देख लेंगे। क्या ये बात समझ में आया? बट हर बार जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा रिसोर्स ऐड करना पॉसिबल हो। इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल टू ऐड एन एक्स्ट्रा रिसोर्स। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली प्रीएम्प्ट करते हैं। तो उसमें उस केस में या तो चम्मच इससे छीनना होगा या प्लेट इससे छीनना होगा। प्लेट इससे छीन के इसको दे दें या चम्मच इससे छीन के इससे दे दें, और फिर इसका काम जब हो जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम दोनों रिसोर्स इसको ला के देंगे ताकि तुम भी अपना काम करो। क्या ये बात समझ में आया? आप में से कितने लोगों को डेडलॉक समझ में आ गया? डेडलॉक इज जस्ट अ सिंपल सिचुएशन जहां पे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा है और दूसरा पहले का वेट कर रहा है। मतलब हम जिसका वेट कर रहे हैं वो मेरा वेट कर रहा है। ऐसा होता है, बहुत जगह होता है। मान लीजिए एक महिला होती है, ठीक है, एक पुरुष होता है। दूसरा एग्जाम्पल दीजिए ना। हाँ, महिला पुरुष वाला समझ में आएगा। तो महिला इंतजार करती है कि पुरुष कुछ कहेंगे और पुरुष इंतजार करते रह जाते हैं कि महिला कुछ कहेंगी। इसी चक्कर में 3 साल बीत जाता है और कॉलेज खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा रियल एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। बाद में पता चलता है कि कह देना चाहिए था। समझें? तो ऐसा समझिए, आप जिसका वेट कर रहे हैं वो भी आपका ही वेट कर रहा है। दैट इज अ डेडलॉक। ये कभी खत्म नहीं होगा। तो बात, सपोज देयर आर टू प्रोसेसेस P1 एंड P2। इमेजिन कीजिए कि दो प्रोसेस है P1 और P2 एंड दो रिसोर्स है R1 और R2। बहुत सिंपल बताया है, ठीक है। तो P1 होल्ड किया है R1 को, यानी P1 एक रिसोर्स लेके बैठा है और R2 को इंतजार कर रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 चम्मच लेके बैठा है, प्लेट का इंतजार कर रहा है, जबकि P2 क्या है, प्लेट लेके बैठा है और चम्मच का इंतजार कर रहा है। क्या ये बात क्लियर समझ में आया? इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। एक आपको हम सिंपल डेडलॉक का फोटो दिखा देते हैं। देखो, तो जो प्रोसेस 1 है, यही सिंपल आपको एग्जाम में डेडलॉक का डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या ये बात समझ आया? अगर इसी को हम वैसे वाले केस में बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, एक रिसोर्स बना लीजिए प्लेट, ठीक है, प्लेट, और दूसरा रिसोर्स क्या बना लीजिए, स्पून। चम्मच और प्लेट बनाना याद रखता है ना? आप चाहिए तो प्लेट को नीचे बनाइए, चूंकि प्लेट नीचे रहता है। बहुत इलॉजिकल चीज है बट याद रखने में थोड़ा काम आएगा कि पहले ऊपर एक चम्मच रखिए, उसके नीचे एक प्लेट बनाइए। और ये एग्जांपल दे सकते हैं डेडलॉक में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिख दीजिए प्रोसेस 1 और यहाँ पे लिख दीजिए प्रोसेस 2। क्लियर? अब होता क्या है कि स्पून किसको मिला हुआ है, ये किसको असाइंड है, P1 को, यानी P1 चम्मच लेके बैठा है। आप ऐसा समझिए कि ये चम्मच लेके बैठा है, और जबकि P2 क्या कर रहा है, इसी चीज का वेट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया? और दूसरी तरफ P1 किस चीज का वेट कर रहा है, प्लेट का। एंड जबकि ये प्लेट किसको अभी असाइंड है, P2 को। क्या ये बात समझ में आया? तो ऐसे लिखना है, असाइंड वेट, वेट असाइंड, इस तरह से छाप लेना है। चम्मच, पहले प्लेट नीचे बनाना है, ऊपर चम्मच बनाना है, और इधर P1 इधर P2। अब इसमें असाइंड लिखना है, इसमें वेट लिखना है, इसमें वेट लिखना है, इसमें असाइंड लिखना है। इतना लिख देना, बात खत्म। या फिर मन करे तो यहाँ पर रिसोर्स 1 रिसोर्स 2 लिख देना, ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। क्या सबको समझ में आ गया डेडलॉक? अब इसी का एडवांस प्रॉब्लम है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। आपको पता है हम प्लेट चम्मच ही क्यों बताए थे? प्लेट चम्मच हम चाहते तो और भी एग्जाम्पल दे सकते थे, कॉपी और पेन का, कि आपको नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेन चाहिए। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई सुरेश है, एक महेश है, आपके पास नोटबुक है और पेन है। अब सुरेश क्या है, नोटबुक का। अब देखिए, जब भी ये रिसोर्स से, सॉरी, ये प्रोसेस से
रिसोर्स की तरफ जब लाइन होगा ना, रिसोर्स को ऐसे रेक्टेंगल बनाते हैं हम, सर्कल बना दिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा शेप्स का। रिसोर्स, हाँ सॉरी, रिसोर्स को रेक्टेंगल बनाते हैं, प्रोसेस को हमेशा गोल से बनाते हैं। ठीक है, आप सब जगह देख रहे होंगे यहाँ पे रेक्टेंगल में बना हुआ है। एंड ये क्या है, हाँ ये रेक्टेंगल में है और ये इसमें है। ठीक है, एक काम करिए आप लोग, एक छोटा सा चीज करेंगे क्या, एक बार इस डेडलॉक को ना लिख लीजिए, ठीक है, और वो डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई कीजिएगा क्विकली। ये जो इतना लिखा हुआ है ना, इसको एक बार नोट्स बनाइए तो फटाक से, और ये डायग्राम खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा जो एग्जाम्पल में लिखा है, और जैसे हो जाए तो चैट में डाल लिखिएगा आई नीड अ ब्रेक। क्या ये बात समझ में आया? डेफिनेशन, एग्जाम्पल लिखना है, और ये जो नीचे वाला डायग्राम है ना, ये मत बनाइएगा, अपना मर्जी से कोई डायग्राम, मतलब इसको समझ के बनाने की कोशिश कीजिए। सच में लिखे हैं कि मतलब ऐसे झूठ बोल दी? कॉपी चेक किया जाएगा? बिल्कुल सच में आप पे किया भरोसा जाए। है, बाकी सब पे थोड़ा कम है। चलिए कोई बात नहीं, मान लिया, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा डेडलॉक के लिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं डीपीपी के बारे में। डीपीपी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम का, शायद इसी में लिखे हुए हैं। हाँ डीपीपी, चलो। अब देखिए थोड़ा सा आप डेडलॉक के बारे में याद रखिएगा। नेसेसरी कंडीशन क्या है डेडलॉक होने के लिए? आपको पता है कब डेडलॉक होगा? अगर ये चारों चीजें होगा ना, तभी डेडलॉक होगा। क्या ये बात समझ में आया? अगर कहीं पे भी डेडलॉक लगा है या लगने के लिए ये चारों चीजें वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप बोलेंगे डेडलॉक है। जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ओनली वन प्रोसेस कैन यूज resource at a time, if another process requests the same resource it must wait। तो वही कह रहा है कि जिस भी रिसोर्स की बात हो रही है ना, वहां पे वो रिसोर्स एक बार में एक ही प्रोसेस यूज कर सकता हो। क्या ये बात समझ में आया? डेडलॉक तभी लगेगा जब किसी ऐसे रिसोर्स की बात हो रहा हो जो रिसोर्स सिंगल यूज हो या म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो। नेक्स्ट होता है होल्ड एंड वेट, जिसमें प्रोसेस होल्ड्स वन और मोर रिसोर्सेज व्हाइल वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स। अगर प्रोसेस इस तरह से काम कर रहा हो कि अगर उसको दो रिसोर्स चाहिए, एक मिला तो दूसरे का वेट में बैठा रहेगा। बेसिकली ऐसा समझिए ना कि ये समस्या का चार निशानी है, ऐसा समझिए, समस्या डेडलॉक समस्या का चार निशानी है। अगर इस चारों में से एक भी बुरा आदत कोई छोड़ दे, कोई भी प्रोसेस इसमें से कोई एक फॉलो ना करे, तो कभी डेडलॉक होगा ही नहीं। क्या ये बात समझ में आया? डेडलॉक ऐसे समझिए करप्शन,
भ्रष्टाचार जैसा कोई चीज है, उसके लिए ये चारों चीजें जिम्मेवार हैं। अगर इसमें से कोई एक चीज भी ना हो तो डेडलॉक हट जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? जस्ट इमेजिन कि डेडलॉक स्टैंडिंग लाइक ऑन अ पिलर, ठीक है। अगर डेडलॉक होने के लिए चार कंडीशन जरूरी हैं, इसमें से एक भी गिरा तो कहानी गिर जाएगा। सबसे पहला क्या था? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी वो रिसोर्स म्यूचुअल जिस क्या यही बता रहे थे, म्यूचुअल हाँ, एक्सक्लूजन का। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड होल्ड एंड वेट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब वो रिसोर्स एक बार में एक ही यूज कर सकता है, दो लोग उसमें जा ही नहीं सकते, तो ये दिक्कत ये होना चाहिए। दूसरा होल्ड एंड वेट, अगर कोई भी प्रोसेस एक रिसोर्स मिल जाए और उसको दूसरा भी चाहिए तो वो पहले को होल्ड करके वेट करे। ऐसा नहीं हो कि पहले वाले को छोड़ दे, अगर पहले वाले को छोड़ ही देगा तब तो मारपीट होगा ही नहीं, समस्या आएगा ही नहीं। तीसरा है नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन, रिसोर्सेज कैन नॉट बी टेकन अवे फोर्सबली फ्रॉम प्रोसेस। तीसरा क्या है कि प्रियम्प्ट नहीं कर सकते हैं, एनपी, नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन क्या कहता है कि रिसोर्स छीना नहीं जा सकता है। एक्चुअली लास्ट में हम लोग यही करते हैं कि रिसोर्स छीन लेते हैं सॉल्यूट करने का। नेक्स्ट होता है सर्कुलर वेट। जो आपका वेट होगा वो कैसा होना चाहिए? सर्कुलर वेट होना चाहिए, जैसे कि हम आपका वेट कर रहे हैं और आप मेरा वेट कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा है कि हम किसी और का वेट कर रहे हैं, वो किसी और का वेट कर रहे हैं, तो इसमें कोई सर्कुलर लूप तो नहीं बन रहा है ना। क्या ये बात समझ में आया? ये जो एक दूसरे का वेट चल रहा है, अगर ये सर्कुलर में नहीं है तो डेडलॉक नहीं ना लगेगा। मान लीजिए भले ही थोड़ा लेट एग्जीक्यूशन होगा, बट जो सबसे लास्ट वाला है वो उसका काम होते ही वो उसको दे दिया रिसोर्स, फिर वो उसको दे दिया, फिर उसको दे दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात समझ में आया? डेडलॉक होने के लिए चार कंडीशन कौन कौन है? म्यूचुअल एक्सक्लूशन, यानी रिसोर्स एक बार में एक ही लोग एक्सेस कर सकता है। दूसरा दूसरा कि किसी एक को अगर एक चीज मिल गया तो वो उसको पकड़ के बैठ जाएगा और दूसरे का वेट करते रहेगा। नॉन प्रियम्पटिव, नॉन प्रियम्पटिव ये कहता है कि अगर कोई रिसोर्स ले लिया तो उससे वापस नहीं लिया जा सकता, एक बार ले लिया तो जब तक उसका काम नहीं होगा देगा नहीं। लास्ट है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट मतलब जो एक दूसरे का वेट कर रहा है, ये एक सर्कुलर लूप में बना हुआ है, तब दिक्कत है। क्या ये बात समझ में आई? अब डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है? कैन बी प्रिवेंटेड बाय ब्रेकिंग एटलीस्ट वन और फोर नेसेसरी कंडीशन। तो डेडलॉक को खत्म कैसे कर सकते हैं? या तो आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन हटा दीजिए, मेक्स रिसोर्सेज शेयरेबल व्हेनेवर पॉसिबल। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे हटा सकते हैं कि वो जो रिसोर्स एक बार में एक ही आदमी एक्सेस कर सकता है उसको शेयरेबल बना दीजिए, अब तो दिक्कत ही खत्म। जैसे मान लीजिए अगर दो लोग चम्मच शेयर करके खाने लग जाएं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्यों था? म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या था कि चम्मच एक बार में एक ही आदमी यूज कर सकता है या प्लेट एक बार में एक ही आदमी यूज कर सकता है। बट अगर हम प्लेट को शेयरेबल बना दें कि प्लेट दोनों लोग एक साथ यूज कर लो, तो आपको नहीं लगता सॉल्व हो जाएगा? है, पहला चीज क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे? रिसोर्स को शेयरेबल बना दो, ठीक है। होल्ड एंड वेट रिक्वायर्स प्रोसेसेस टू रिक्वेस्ट ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एट वंस। मतलब क्या है कि होल्ड एंड वेट को हटाने के लिए क्या करना होगा? हर प्रोसेस के लिए रूल बना दीजिए कि अगर तुमको तुम्हारे काम का सारा रिसोर्सेज मिल रहा है तभी लो, अदरवाइज ये नहीं कि ये को मिल गया तो ले लिए, दूसरे का वेट कर रहा है, ये चीज नहीं करो। एक बार में या तो सब लो और नहीं तो कोई रिसोर्स होल्ड ही मत करो। मतलब बेसिकली होल्ड करने वाला कंडीशन रूल आप खत्म कर देंगे। कोई ऐसा नहीं कि किसी को दो रिसोर्स चाहिए तो एक को होल्ड करके बैठ जाएगा दूसरे के इंतजार में, इट शुड नॉट हैपन। नो प्रियम्पशन, नो प्रियम्पशन कहता है कि अलाउज द ओएस टू टेक बैक रिसोर्सेज इफ नेसेसरी। नो प्रियम्पशन मतलब आप प्रियम्पशन चालू कर दिए कि हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउड है रिसोर्सेज ले लेगा। सर्कुलर वेट मतलब एलोकेट रिसोर्सेज इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। सर्कुलर वेट को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्सेज को स्मार्टली एलोकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डीनिंग सर फिलोसफर हेलो। प्रॉब्लम। क्या? अच्छा, अवॉइडेंस का जो बैंक का एल्गोरिथम है उसको थोड़ा समझाइएगा। एक डेडलॉक अवॉइडेंस, अरे हमको एक ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास कहाँ है? पुराना वाला वो इसका पीडीएफ है क्या आप लोगों के पास? भेजिएगा चार तभी सौ ना आएगा। तीन
होगा होगा, अरे इसी में होगा। छठा, PYQ सॉल्यूशंस, ये सब तो आप लोग देखे ही नहीं। PYQ क्वेश्चन में वो वाला सॉल्यूशन हटा दिया है लोग, कोई बात नहीं, यूनिट वाइज नोट्स में होगा ये पक्का। डेडलॉक है ना, देखिए डेडलॉक के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन, सर्कुलर वेट होना चाहिए, ये चीज है। डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन, ऐसे समझिए ये चार चीजें हैं। हाउ टू डील विथ डेडलॉक, क्या ये बात समझ में आया? डेडलॉक के साथ डील कैसे करेंगे, मतलब डेडलॉक समस्या का करना क्या है। तो सबसे पहला तो तरीका है कि डेडलॉक को जितना हो सके प्रिवेंट किया जाए। Techniques are employed ensure at least one of the deadlock condition never occurs. For example, the system may employ resource allocation strategically to impose restriction on resource request to prevent deadlock formation. अब ये डेडलॉक प्रिवेंशन यही कहता है कि रिसोर्स एलोकेशन या फिर सिस्टम को इस तरह से प्लान किया जाए कि डेडलॉक आने का कोई संभावना ही ना रहे। बेसिकली वो जो चार कंडीशन है उसमें से किसी एक को तोड़ दिया जाए। क्या ये बात समझ आया? डेडलॉक प्रिवेंशन यही कहता है कि चार में से किसी एक को पहले से ही हटा के रखा जाए। तीन कंडीशन होगा मतलब तीन कंडीशन मीट होगा तो कभी डेडलॉक नहीं आएगा, चारों कंडीशन मीट होगा तभी डेडलॉक आएगा। नेक्स्ट होता है डेडलॉक अवॉइडेंस, द सिस्टम डायनेमिकली एनालाइज द रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड रिसोर्स एलोकेशन स्टेट टू डिटरमाइन पर्टिकुलर रिसोर्स एलोकेशन कुड पोटेंशियली लीड टू डेडलॉक। अब एक चीज है अवॉइडेंस, ये बोलता है ना, प्रिवेंशन तो ऐसा बोलता है कि आप सिस्टम को इस तरह से प्लान करें कि कभी डेडलॉक आए ही ना, ठीक है, ये आ गया क्या? हाँ, इस तरह से प्लान करें कि डेडलॉक कभी आए ही ना। दूसरा चीज है कि आप पहले तो देखिए प्रॉब्लम को आप अपने जीवन में क्या करते हैं, पहले प्रिवेंट करते हैं, मतलब इस तरह से आप अपना क्या अपना काम चुनते हैं कि जिस काम में आपको दिक्कत ही ना हो। फिर आता है अवॉइडेंस, अवॉइडेंस ये होता है कि आप डायनेमिकली जब काम हो रहा है उस टाइम ये अवॉइड करते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। क्या ये बात समझ में आया? प्रिवेंशन मतलब ऐसे समझने कि पहले से तैयारी की कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे ऐसे समझिए कि पानी की कमी ना आए, इसके लिए आप पहले से क्या करेंगे प्रिवेंशन के तौर पे, पानी का बॉटल लेके जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। अवॉइडेंस ये है ना कि आप वहां पे आपको पता है कि पानी थोड़ा कम यूज करना है, वेस्ट कम करना है। डिटेक्शन ये होता है, डेडलॉक डिटेक्शन का मतलब है सिस्टम हमेशा चेक करते रहता है कहीं डेडलॉक लगा तो नहीं। एक तरह से पानी वाले प्रॉब्लम में समझिए कि हम हमेशा चेक करते रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि पानी का स्टॉक कम है। अगर पानी का स्टॉक कम है तब रिकवरी प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। रिकवरी के लिए क्या करते हैं, या तो रिसोर्स छीन लीजिए, या तो किसी से रिसोर्स छीनना होगा, नहीं तो एक्स्ट्रा रिसोर्स लाके ऐड करना होगा। क्या ये बात समझ में आए? अगर डेडलॉक डिटेक्ट होता है तो रिकवरी मैकेनिज्म हो सकता है, जैसे कि ब्रेक द डेडलॉक बाय प्रियम्पशन, यानी प्रियम्प्ट करके कोई रिसोर्स छीन लीजिए, फोर्सिंग रिसोर्सेज टू रिलीज, या फिर रोलिंग बैक प्रोसेस टू प्रीवियस स्टेट, या प्रीवियस स्टेट में प्रोसेस को भेजना, या फिर कुछ प्रोसेस को टर्मिनेट भी करना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आया? ये बात लिख सकते हैं कि हाउ टू डील विद डेडलॉक। तो पहला हम लोग सबसे बेस्ट अप्रोच तो ये है कि डेडलॉक को प्रिवेंट कर लिया जाए, पहले ही हटा दिया जाए, सिस्टम से दूर रखा जाए। फिर होता है अवॉइडेंस, रनिंग सिस्टम में ट्राई किया जाए कि डेडलॉक ना आए, अवॉइड किया, रिसोर्स एलोकेशन ध्यान से करेंगे। फिर आता है डेडलॉक डिटेक्शन, यानी डेडलॉक को डिटेक्ट करें अगर आ गया है तो, और अगर डिटेक्ट हो गया तो उसको रिकवर करिए। क्या ये बात क्लियर है डेडलॉक के बारे में? अवॉइडेंस में जो बैंकर एल्गोरिथम था उसको बताना था, और समझ में आया। डेडलॉक अवॉइडेंस में बैंकर एल्गोरिथम, पता नहीं, ये तो सिलेबस में है तो नहीं सिलेबस में, बट देखते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस, ये तो पूछेगा नहीं बट फिर भी कर लीजिए, क्या पता एआई को बोल दे सेट करने, कुछ सेट करवा देगा। तो डेडलॉक अवॉइडेंस ऐसा टेक्निक है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हर रिसोर्स एलोकेटिंग को चेक करता है। हाँ, तो डेडलॉक अवॉइडेंस यही कहता है कि हर रिसोर्स एलोकेशन के टाइम में सिस्टम ये चेक करता है कि वो सेफ स्टेट में
रहेगा या नहीं रहेगा रिसोर्स देने के बाद। अगर वो अनसेफ में रहता है तो नहीं रिसोर्स देगा। जैसे कि ए सेफ स्टेट इज देयर इफ एट लीस्ट वन सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन विच एवरी प्रोसेस कैन कंप्लीट सक्सेसफुली। सेफ स्टेट ये बोलता है ना कि एक ऐसा सीक्वेंस जरूर होना चाहिए जिस सीक्वेंस में प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर ले, कि हाँ पहले P1 कर लेगा, फिर P2 कर लेगा, P3 कर लेगा। तो अगर एक सेफ स्टेट दिख रहा है तो आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, मतलब एक सेफ सीक्वेंस दिख रहा है जिसमें कि हाँ इस ऑर्डर में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको सेफ स्टेट बोलते हैं। अनसेफ स्टेट तब बोलता है an unsafe step does not necessarily mean deadlock has already occurred but it may lead to deadlock। क्या ये बात समझ में आया? अनसेफ स्टेट वो है जिसमें आपको एक सर्कुलर लूप बनता हुआ दिख रहा है, अभी डेडलॉक हुआ नहीं है बट डेडलॉक हो सकता है। अब बैंकर्स एल्गोरिदम क्या है? तो बैंकर्स एल्गोरिदम इज अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम proposed by एडजस्ट डिक्स्त्रा। अब ये डिक्स्त्रा क्या है? वो डिक्स्त्रा एल्गोरिदम जो दिए थे वही है। तो it works like banker who give loans only when enough resources remain available to satisfy customer safely। तो ये बैंकर एल्गोरिदम एक बैंक लोन सिस्टम की तरह काम करता है। ये तभी लोन देता है जब इसको पता है कि बाकी सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए इसके पास इनफ पैसा है। अब इट चेक्स वेदर ग्रांटिंग अ रिसोर्स रिक्वेस्ट विल कीप द सिस्टम इन सेफ स्टेट। तो ये हमेशा चेक करता है कि अगर किसी को कोई रिसोर्स दिए, अगर मेरे पास 3 प्रिंटर है और किसी एक प्रोसेस को एक प्रिंटर दिए, तो क्या सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा। अब इंफॉर्मेशन मेंटेन, क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है? पहली चीज अवेलेबल, कि नंबर ऑफ करेंटली अवेलेबल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स कॉपी, यानी कि जरूरी नहीं है सिस्टम में एक ही रिसोर्स हो, अगर कोई चीज एक ही रिसोर्स है तब तो उसका काउंट 1 रखा जाएगा कि हाँ ये एक ही है। अगर वो एक से ज्यादा कॉपीज अवेलेबल है उस रिसोर्स का तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ इसका एक से ज्यादा कॉपी है। मैक्स होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स ईच प्रोसेस में रिक्वायर। और मैक्स ये होता है कि मैक्सिमम एक प्रोसेस कितना रिसोर्सेज लेगा। देखिए अवेलेबल ये है कि आपके पास टोटल कितना रिसोर्सेज है, मैक्स ये है मतलब ऐसा समझिए अवेलेबल ये है कि फिजिकली कितना रिसोर्स कंप्यूटर सिस्टम के पास या ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। मैक्स ये लिमिट है कि एक प्रोसेस मैक्सिमम कितना रिसोर्सेज मांग सकता है। फिर एलोकेशन, रिसोर्स करेंटली एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस। अब एलोकेशन ये एक मतलब इसमें इंफॉर्मेशन रखा जाता है कि किस प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज एलोकेट किए जा चुके हैं। अब नीड, रिमेनिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय ईच प्रोसेस टू कंप्लीट। अब नीड क्या है कि कितने रिसोर्सेज की नीड है हर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। क्या ये बात समझ में आया? जैसे हमको हो सकता है मतलब मेरे पास एलोकेटेड कितना है, मेरे पास मतलब मेरा काम 8 प्रोसेस का है, ठीक है, सॉरी 8 रिसोर्स का है, जबकि हमको 6 एलोकेटेड है और 2 की और नीड है। तो नीड हमेशा निकलता है मैक्स माइनस एलोकेशन। क्या ये बात समझ में आया? देखिए अवेलेबल एक फाइनल लिमिट है जो सबके लिए सेम है, हर प्रोसेस के लिए सेम है कि हाँ इतना ही रिसोर्स अवेलेबल है, जबकि मैक्स, एलोकेशन और नीड सबका अलग अलग होगा। मैक्स मतलब कि हर प्रोसेस को मैक्सिमम कितना चाहिए, मतलब हर प्रोसेस का रिक्वायरमेंट कितना है कि हाँ हमको 10 चाहिए। एलोकेशन कि आपको कितना मिला हुआ है, और नीड कि आपको अभी और कितना चाहिए। क्या ये तीनों चीज याद रहेगा? इसीलिए नीड इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन होता है। क्लियर? इतना भी कम से कम लिख दीजिएगा मेरे दोस्त। अब ये वाला हम नोट्स में लगा देते हैं। रुको यार, अब इसके वर्किंग पे बात करेंगे। वैसे पूछेगा नहीं बैंकर एल्गोरिथम, हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस पे अपना समय जाया कर रहे हैं, बट लेट्स डू इट स्टिल। वर्किंग की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स, कोई भी प्रोसेस जब रिसोर्स का रिक्वेस्ट करता है तो ओएस चेक करता है कि वेदर द रिक्वेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू इट्स नीड। मतलब क्या कह रहा है, हाँ मतलब वो चेक, ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी कोई प्रोसेस कोई रिक्वेस्ट लेके आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चेक करता है कि रिक्वेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू नीड। मतलब रिक्वेस्ट क्या है, उसके नीड से कम है या उसके नीड से
बराबर है। क्या ये बात समझ में आया? अगर उसके नीड से कम का वो रिक्वेस्ट कर रहा है, इट मीन्स हो सकता है कि उसको हम लोग दे सकते हैं, या फिर नीड के इक्वल है तो दे सकते हैं। एंड करेंटली अवेलेबल रिसोर्सेज, अब वो ये भी चेक करता है कि मेरे पास अवेलेबल कितना है। तो ओएस टेम्पोरली एलोकेट्स द रिक्वेस्टेड रिसोर्स, अब टेम्पोरली उस रिसोर्स को दे देता है। इट रिटर्न्स टू सेफ्टी एल्गोरिदम, क्या लिख दिया, इट रन्स द सेफ्टी एल्गोरिदम टू डिटरमाइन वेदर द सिस्टम रिमेन सेफ स्टेट। अब उस समय वो अपना सेफ्टी एल्गोरिदम रन करता है कि हाँ अभी भी ये सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं है। इफ अ सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड परमानेंटली। क्या ये बात समझ में आया? बस इसमें इतना ही याद रखिएगा कि सिस्टम पहले तो चेक करता है नीड और अवेलेबल, मतलब नीड चेक करेगा कि इक्वल या बराबर तो नहीं, बराबर है। नेक्स्ट कि अपने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज को चेक करेगा और उसमें से जो भी रिसोर्स उसको चाहिए वो टेम्पोरली दे देगा। बेसिकली इसमें मेन अप्रोच इसका यही है कि वो टेम्पोरली पहले दे देता है रिसोर्स, और फिर उसके बाद सेफ्टी एल्गोरिदम रन करता है कि हाँ सेफ स्टेट में है या नहीं है, और अगर सेफ स्टेट में है तो परमानेंटली वो रिसोर्स दे देता है। इफ द सेफ स्टेट बिकम अनसेफ द रिक्वेस्ट इज डिनाइड और पोस्टपोन्डेड। क्या ये बात समझ आया? जनरली ऐसा समझिए जब भी रिक्वेस्ट आएगा तब अपना सारा वेरिएबल चेक करेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएबल चेक करने के बाद टेम्पोरली वो रिसोर्स दे दीजिए, और रिसोर्स देने के बाद अगर सिस्टम सेफ्टी एल्गोरिदम, थर्ड स्टेप हमेशा कि सेफ्टी एल्गोरिदम रन करेगा, मतलब वो चेक करेगा कि कहीं कोई लूप तो नहीं बन रहा है वेटिंग सीक्वेंस का। अगर कहीं भी सीक्वेंस मतलब सेफ सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि वो रिसोर्स परमानेंटली उसको दे दिया जाए। और अगर कंडीशन सेफ होता है, मतलब अनसेफ स्टेट में आता है सिस्टम, तो उस कंडीशन में वो रिक्वेस्ट, वो जो टेम्पोरली दिया गया था वो वापस ले लिया जाता है, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया। क्या ये बात समझ में आया? इसको कुछ ऐसा समझिए कि आपसे कोई मांगने आया, मान लीजिए आपके घर पे ना कोई वो रखा हुआ है चाकू, आपसे कोई चाकू मांगने आ गया, भैया चाकू दीजिएगा क्या, तो आप ऐसा उसको चाकू दे दिए, और उसके बाद एक बार अपना काम चेक किए कि आपका जितना चाकू का काम था, आपके घर में जो काम था वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो ठीक, ठीक है, अगर सही चल रहा है तो उसको जाने देंगे कि हाँ ले गया चलो जाओ। अदरवाइज अगर लग रहा है कि हाँ घर का काम में दिक्कत आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप उससे वो चाकू वापस ले लेंगे। क्या ये बात समझ में आया? देने का प्लान कैंसिल, पहले दे देना है और देने के बाद सेफ्टी एल्गोरिदम रन करना है। अगर सेफ्टी एल्गोरिदम बोला कि हाँ सब ठीक है, इसके बाद भी अपना काम ठीक से चलेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से चलता रहेगा, कोई डेडलॉक का संभावना नहीं है, तो वो रिसोर्स परमानेंटली दे दिया जाएगा। आगे चले, हमको लगता है हम लोग इस पर ज्यादा मेन डाइनिंग फिलोसफर याद रखिएगा। तो डाइनिंग फिलोसफर में क्या है बताते हैं। सिर्फ P1 कैसे लिख दिया? अच्छा, इसमें ये जो P1 है, F1, ओके ओके गॉट इट। एक्चुअली हमको इसमें ध्यान देना था कि कौन कौन क्या है। तो सबसे पहले आपका जो फिलोसफर है, ये पहला फिलोसफर है, इसके सामने बैठा है ये दूसरा फिलोसफर, इधर P3 है, ये भी एक फिलोसफर है, ये भी एक फिलोसफर है, और ये भी एक फिलोसफर है। क्या ये बात समझ में आया? ये जो ग्रीन से दिख रहा है ये सब फिलोसफर है, P1 P2 P3 P4। तो ऐसे लिख सकते हैं P1 P2 P3 P4 और P5। अब आप देख रहे हैं कि इस सब के बगल में एक चम्मच है, इसको बोलते हैं फोक, मतलब कांटा। तो देखिए होता क्या है, बस ऐसा समझिए कि हर फिलोसफर को खाने के लिए 2 चम्मच चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? हर फिलोसफर जो बैठा है उसको अपने बगल वाला 2 चम्मच है। जैसे P5 के लिए देखेंगे तो इसको फोक 1 और फोक 5, यानी कांटा नंबर 1 और कांटा नंबर 5 दोनों चाहिए, तब ये खाना खा सकता है। अब जब तक P5 खाना खा रहा होगा, P4 को और P1 को वेट करना होगा। क्या ये बात समझ आया? गुड। P4 और P1 को, यानी फिलोसफर 1 और फिलोसफर 4 को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसी बीच आपका P3 चाहे तो खाना खा सकता है, क्योंकि P4 उधर
वेट कर रहा है इस चम्मच का, तो F4 को कोई सेंस नहीं बनाता वेट करने का, तो उस टाइम ये P3 खाना खा सकता है, उसी टाइम P5 भी खाना खा सकता है, और P3 जब खाना खा रहा होगा तो ये नहीं खा सकता, ठीक है। P2 नहीं खा सकता क्योंकि इधर F3 इसका बिजी है और F2 इधर बिजी है। क्या ये बात समझ में आया? तो एक साथ मैक्सिमम 2 लोग खाना खा सकते हैं। तो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम यही होता है कि एक टेबल पे बहुत सारे फिलोसफर बैठे हैं, सबके बगल में 2 चम्मच है और सबको खाना खाने के लिए दोनों चम्मच रिक्वायर्ड है, बट अगर सब लोग एक साथ खाना शुरू कर देंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या सब लोग एक साथ खाना शुरू कर देंगे पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता ना। अगर ये P5 अपना F1 और F5 उठा लिया, अरे ये जो P5 है ये अपना F1 और F2 दोनों उठा लिया, तो P1 के पास तो लेफ्ट वाला चम्मच गायब हो गया, मतलब लेफ्ट राइट जो भी इसका है, और P4 के लिए भी इधर वाला चम्मच गायब हो गया, तो P4 और P1 तो किसी कीमत पे खाना नहीं खा सकता। क्या ये बात समझ में आया? और इसमें डेडलॉक कब आता है, ध्यान से सुनिएगा, डेडलॉक कब आता है। इसका कोई फोटो अच्छा नहीं लगा है मेरा, ये समझा नहीं। डीपीपी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। अब देखिए ये थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक इमेज है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ ऐसा समस्या हो, इसमें भी डेडलॉक ही लगेगा। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? गुड। तो डेडलॉक कब लगता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए ये वाला चम्मच ये भाई साहब उठा लें, ठीक है, और ये वाला चम्मच ये वाला भाई साहब उठा लें, ये चम्मच ये वाला भाई साहब ले लें, और ये चम्मच ये वाला भाई साहब ले लें, और ये चम्मच इसको मिल जाए, आपको लगता है कोई खाना खा पाएगा? आप प्लीज ये मत बोलिएगा कि दोनों सब एक एक चम्मच से खा लो, ऐसा नहीं है। बट इस प्रॉब्लम का रूल ही यही है, मतलब प्रॉब्लम का डेफिनेशन यही है कि हर फिलोसफर को खाने खाने के लिए 2 चम्मच चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? डेडलॉक कब लगेगा? जब सब एक एक लेके बैठ जाए तब डेडलॉक लगेगा। बट इसका सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन कुछ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सॉल्यूशन है। अगर सबको एक साथ खिलाना है और सबको 2-2 चम्मच चाहिए भी, तो जुगाड़ है। हम लोग क्या करेंगे, ये चम्मच पहले इसको दे देंगे, ये चम्मच भी इसको दे देंगे, इस तरह ये खा लेगा, उतना ही देर में ये चम्मच इसको और ये चम्मच इसको दे दीजिए, बाकी सबको वेट करना पड़ेगा उतनी देर। क्या ये बात समझ में आया? जब तक ये 2 लोग खाना खा रहे होंगे, बाकी तीनों को वेट करना पड़ेगा, तभी ये फिलोसफर सबका भोजन होगा, नहीं तो नहीं होगा भोजन। तो इसी चीज का ये एल्गोरिदम बनाया गया है, ये प्रोग्राम बनाया गया है, जिससे कि डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो कहते क्या है, डेडलॉक का सिचुएशन कब आता है? इफ ऑल फिलोसफर पिक अप लेफ्ट फोर्क साइमल्टेनियसली। डेडलॉक सिचुएशन कब आएगा? जब सारे फिलोसफर एक साथ लेफ्ट वाला या राइट वाला चम्मच उठा ले, हो गया मार। ठीक है, अभी डाइनिंग फिलोसफर का एक और बात समझते हैं। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम इज अ क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम प्रपोज्ड बाय डिस्गस्त्रा। डिस्गस्त्रा नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, तो इस प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया था। इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ डेडलॉक एंड स्टारवेशन कैन ऑकर व्हेन मल्टीपल प्रोसेस compete फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस चीज को दिखाने का कि जब मल्टीपल प्रोसेसेस लिमिटेड रिसोर्स के लिए झगड़ा कर रहे होंगे तो कितने ज्यादा चांसेस है कि डेडलॉक आएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि 5 फिलोसफर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो डेडलॉक का प्रॉब्लम कैसा है कि 5 फिलोसफर हैं जो एक टेबल के अराउंड बैठे हैं। देयर इज 1 फोर्क बिटवीन एवरी 2 फिलोसफर। हर 2 लोग के बीच में एक क्या है, चम्मच है। आप अगर थोड़ा सा सीक्रेटली नोटिस करेंगे तो आपके पास लोग कितना है, 5 गो। आपके पास चम्मच भी कितना है, आपके पास चम्मच कितना है? 1 मिनट, हम थोड़ा सा दोबारा लेके आते हैं। तारम तड़म बम। देखिए हम थोड़ा फास्ट भी पढ़ा सकते थे, बट हमको पता है कि जितना लॉजिकल ये लोग क्वेश्चन पूछता है,
आपको थोड़ा सा पता होगा कुछ तो काम आएगा, नहीं तो सब हम बता भी दें उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन आप 5 टॉपिक भी सही से पढ़ के जाएंगे तो ज्यादा चांसेस है काम आने का। तो 5 ठो आपके पास क्या है, वो है। और आपके पास आप गिनेंगे ना तो चम्मच भी 5 एक होगा। क्या ये बात नोटिस हुआ? चम्मच भी 5 भी है। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, ठीक है। प्लेट तो 5 बना देना है, सबके सामने अपना अपना प्लेट है। बट रिक्वायरमेंट ये है कि देखिए, दिक्कत है इसमें ससुरा सबसे बड़ा यही है कि अगर ये 10 चम्मच रख देता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। बट एक्चुअली समस्या ये है कि चम्मच आधा है। अब किसी कारण से दिक्कत हो गया, चम्मच चोरी हो गया या कुछ भी समझिए, 5 लोग को खाने के लिए चाहिए 10 चम्मच, बट है मेरे पास 5 ही चम्मच। तो थोड़ा सा अगर रेस्टोरेंट का जो स्टाफ है वो समझदार हो तो बोल सकता है कि सुनिए ना 5वें फिलोसफर जी, आप खाना शुरू कीजिए, तब तक बाकी लोग थोड़ा बात करेंगे। और दूसरे फिलोसफर जी, आप भी तब तक खाना शुरू कीजिए, आप तब तक मतलब बाकी लोग तब तक बात करेंगे। क्या ये बात समझ में आए? तो सिर्फ ये जो चम्मच फोड़ है ये एक खाली बचा रहेगा, क्योंकि एक चम्मच से वैसे भी कोई खा नहीं सकता। समझें? तो इसी चीज का एल्गोरिदम है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, एंड यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। एल्गोरिदम नहीं लिखा है, बस एक्सप्लेनेशन लिख दिया इस प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन नीचे है तो स्टेप्स में लिखा हुआ है, वरना एल्गोरिदम कंफ्यूजिंग हो जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, P1 होल्ड कर रहा है फोक 1 को और वेट कर रहा है F2 को। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर सब लोग एक एक करके उठा लेगा तो क्या होगा, हम बोले थे ना एक बार सब लोग लेफ्ट उठा लेगा तो क्या होगा। जैसे इसमें देखिए क्या कर रहा है, P1 होल्ड कर रहा है F1 को। तो इमेजिन करो कि हम्म, अच्छा हम सबको राइट वाला दिया ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये P1 है, मान लीजिए ये फोक 1 है, ये फिलोसफर 2 है, ये फोक 2 है, ये फिलोसफर 3 है और ये फोक 3 है, ये फिलोसफर 4 है और ये चम्मच, सॉरी P से लिखना है, फिलोसफर 4 और ये चम्मच 4 है, और ये फिलोसफर 5 है और ये चम्मच 5 है। क्या ये बात समझ में आया? इस तरह से लिख देंगे तो आप बोल सकते हैं कि P1 किसको होल्ड करके बैठा है, P1 को कौन लिए हुए है, मतलब P1 क्या लिए हुए है, F1 लिए हुए है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखता है P1 होल्ड F1 और वेटिंग फॉर F2। और यहाँ पे एक्चुअली ये F2 का वेट नहीं कर रही है, F5 का वेट कर रहा है। तो थोड़ा सा हम डायग्राम डिफरेंट बनाया, बट एक्चुअल में आप ये देख के समझ सकते हैं कि P1 को F1 मिला हुआ है और वो F5 का वेट कर रहा है। जबकि P2 को देखेंगे तो P2 को F2 तो मिला हुआ है, जबकि वो F1 का वेट कर रहा है। P3 के लिए आप क्या लिखेंगे, P3 को F3 मिला हुआ है, मतलब फिलोसफर 3 को फोक 3 मिला हुआ है, बट वो फोक 2 का वेट कर रहा है। अनीस मित्र क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन आप ही का था, अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है, लिमिट द नंबर ऑफ फिलोसफर। आप क्या करिए, अलाउ ओनली 4 फिलोसफर टू ट्राई टू पिक अप फोक्स एट द सेम टाइम। क्या लिख दिया? हाँ तो ये बोल दिया, इसका सॉल्यूशन यही है कि एक बार में 4 फिलोसफर ही मैक्सिमम फोक पिक कर सकते हैं, 5 फिलोसफर तो पिक करेंगे नहीं वरना मारपीट हो जाएगा। फिर होता है रिसोर्स ऑर्डरिंग, ऑलवेज पिक अप द लोअर नंबर्ड फोक फर्स्ट एंड देन द हायर नंबर फोक। रिसोर्स ऑर्डरिंग ये कहता है कि अगर आपको फोक चाहिए तो आप पहले F3 को पिक करो और फिर F4 को पिक करो। ये आप किसी वे में भी कर सकते हैं, आप या तो हायर पहले या लोअर पहले, मतलब एक रूल बना दीजिए कि आप पहले अपना लोअर नंबर वाला पिक करेंगे तब हायर नंबर वाला, मतलब हमेशा आप पहले लेफ्ट वाला पिक करेंगे तब राइट वाला पिक करने जाएंगे। क्या ये बात समझ में आया? नेक्स्ट आता है सीमाफोर एंड मॉनिटर। use synchronization mechanism to ensure that only one philosopher access the required fork at the time। तो आप सीमाफोर लगा सकते हैं हर फोक पे कि एक बार में एक ही प्रोसेस उसको क्या करे, यूज कर पाए। इसका एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, रिसोर्स एलोकेशन, मल्टी थ्रेडिंग और कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में यूज होता है। तो डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे हर प्रोसेस, मतलब ईच प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा है। नेसेसरी कंडीशन डेडलॉक का क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, होल्ड एंड वेट होना चाहिए, नो प्रीएम्पशन होना चाहिए और सर्कुलर वेट। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम,
एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बताने की या फिर ऐसा मुझे एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बताने की कोशिश की गई है डेडलॉक की। आई गेस अब मेमोरी मैनेजमेंट है और क्या। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पहले ही बता चुके हैं, बताया ना। एक बार हम देख लेते हैं हमको क्या क्या बताने की जरूरत। लिनक्स भी बता चुके हैं, 13 नंबर बताया है ना। शेल प्रोग्रामिंग, क्रिटिकल सेक्शन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक बार ना हम आपको फर्स्ट पेज पे ले चलते हैं और हम बताते हैं कि अभी हमको लगता है क्या क्या बताने की जरूरत है जो नहीं बताया हुआ है पहले, ठीक है। सबसे पहला चीज, रीडर सेल राइटर प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम, सिंक्र ये दोनों बचा हुआ है क्या, सिंक्रोनाइजेशन, सीमाफोर मॉनिटर, ठीक है। फिर आपका मेमोरी मैनेजमेंट, शेड्यूलर, फाइल मैनेजमेंट, लिनक्स बता चुके हैं, सेल्फ प्रोग्रामिंग, बस इतना ही। क्या ये प्लान क्लियर हुआ। डेडलॉक बता दिए, शेड्यूलिंग पहले भी बता चुके थे, शेड्यूलर बताएंगे। तो ऐसा हमको अभी से भूलने मत दीजिएगा, ठीक है। इसके पहले का बाकी सब बहुत सारा वीडियोस में हम बताया। तो 6, 7, 9, 11, 12, 14 रेडी। अभी डेडलॉक थोड़ी देर पहले बताया ना, डेडलॉक बता दिए। तो अभी कराइएगा क्या चारों क्वेश्चन। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा बता ही देंगे, इतना बता देंगे कि आप अगर समझने की दृष्टिकोण से आए हैं तो समझ जाइए, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। एग्जाम में ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा बताना नहीं होता है आपको, बस टॉपिक के अराउंड आप जानते हैं मेन कॉन्सेप्ट को, बाकी तो पेज तो ऐसे ही भर जाता है। इसको नोट कीजिए तो कहीं, हम कहीं लिख लेते हैं क्या क्या बताएं। कल, अरे एग्जाम कब है आप लोग का। कल ही है ना। परसों है परसों। परसों। हे प्रभु, हम उस समय से सोच रहे हैं कि कल है, इसलिए हम पूरा जुनून में खत्म। छुट्टी कर देगा। अच्छा, हमको लग रहा है कि अनीस सरकाज़म में बोल रहा था कि अभी टाइम है, रियल में टाइम है तो हमको तो अभी पता चला कि टाइम है। हमको लगा हमारा ही मजाक उड़ा रहा है, बोल रहा है कि कब कराइएगा। 12 और 14। क्या ये बात समझ में आया। अब ये सब क्या क्या है हम आपको थोड़ा सा लिख के रखना है, आप लोग भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आइएगा। ऑलमोस्ट सर जो पीडीएफ में है उतना टॉपिक तो मतलब क्लियर है। जितना पीडीएफ में वो क्लियर है। देखिए, एक होता है कि आपको, मॉर्निंग में या नाइट में चलेगा क्लास। अरे सुबह 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 प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, और इसी का एक प्रॉब्लम है रीडर राइटर। रीडर राइटर किस चीज का प्रॉब्लम है, सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन का। और ये डाइनिंग फिलोसफर किस चीज का है, डाइनिंग फिलोसफर डेडलॉक का। किस चीज का। हम्म मेमोरी मैनेजमेंट, बेसिकली इसमें पेजिंग के बारे में देखेंगे कि पेजिंग कैसे काम करता है और सेगमेंटेशन कैसे काम करता है, ठीक है। तो कल पहले ये सिंक्रोनाइजेशन और, फाइल मेमोरी और उससे क्या बोलते हैं लिनक्स से एक क्वेश्चन तो रहता ही है। हाँ रहता है, बट कब क्या पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आज डीएसए वाला क्वेश्चन देखें आपको पता होगा, एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से नहीं पूछा है। देखिए, हम लोग मान के क्या चलते हैं पता है, एज ए स्टूडेंट बीआरबी को बच्चा क्या मान के चलता है कि अगर पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया है तो इजी क्वेश्चन है, और पीवाईक्यू से नहीं पूछा तो टफ क्वेश्चन है। इन लोग का सीधा मेंटेलिटी यही है, और हम भी गैस देते हैं तो क्या ही डालते हैं, पीवाईक्यू में से जो हमको लगता है मोस्ट रिपीटेड वो सब बता देते हैं। तो जब भी वो लोग पीवाईक्यू से पूछ लेता है तो सबको लगता है गैस मैच कर गया, इजी है इजी है। और जैसे ही वो पीवाईक्यू को हटा के नया क्वेश्चन पूछ देता है, ये लोग आग आ देता है, क्योंकि रियल में कॉन्सेप्ट समझ के नहीं जाते हैं। क्या ये बात समझ में आया। जैसे ये सारा कॉन्सेप्ट जो हम आपको समझा रहे हैं ना, आप जेन्युइनली समझते रहिएगा तो 100% कुछ पूछे लिख देंगे। इस तेरह क्वेश्चन के बाहर कुछ है ही नहीं। एक दो क्वेश्चन होगा कुछ अनएक्सपेक्टेड पूछ ना ले। मैं सिर्फ एक सेल प्रोग्रामिंग का मतलब आइडिया नहीं है। सेल बाकी प्रोग्रामिंग सब बता तो देंगे। आपको याद है हम एक बार आपको बैट फाइल बनाना बताए थे, या डॉट सीएमडी फाइल, वो विंडोज डेस्कटॉप पे बना के आप उसको रन कर सकते थे, याद है कि भूल जी। गए। हाँ, तो बस वैसा ही सेल फाइल, इसमें डॉट एसएच शायद होता है फाइल का एक्सटेंशन,
ध्यान नहीं हमको बता देंगे। फिर आता है मेमोरी इसमें। अच्छा कल एग्जाम है ना, तो हम एक बार सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी बताएंगे। हमको लगा आज लास्ट एग्जाम है, इसलिए हम उन लोगों का क्लास बंद करके क्लास ले रहे थे कि अगर आज नहीं पढ़ा तो ये लोग हमको गोली मार देगा। कल सुबह में पढ़ाइएगा या नाइट में? भाई सुबह 9 बजे से शेल प्रोग्रामिंग। एक्चुअली हमारा तबीयत कुछ ज्यादा बढ़िया है नहीं आजकल, ठीक है। हम बस एग्जाम है इसी वजह से हॉस्पिटल नहीं जाना था, तो किसी दिन सब बंद करके चले जाते हॉस्पिटल। बट ये सब क्वेश्चन है कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।